ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था। तो उससे अगला टॉपिक आपका आता है इसमें, फैट, वसा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है फैट? तो पहले लेक्चर में हम बेसिक्स में पढ़ के आए हैं कि 1 ग्राम फैट से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, और टोटल जो बॉडी आपकी बनी होती है, तो उसमें कितने परसेंट जो है एनर्जी हमें फैट से मिलती है। तो लगभग 15 से 20% हमें फैट से मिलती है एनर्जी पूरे खाने में। और 1 ग्राम फैट जब हम खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में मिलती है, क्योंकि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में, और जब हम आगे देखेंगे इसमें प्रोटीन में, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें या फिर प्रोटीन लें, तो 9.3 किलो कैलोरी से कम ही एनर्जी, लगभग आधी एनर्जी उससे मिलती है। तो प्रोवाइड एनर्जी स्पेशली इन फास्टिंग कंडीशन, कि जब आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उस टाइम पे ये एनर्जी का सोर्स है आपका। क्यों? क्योंकि जब आप डेली कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, तो वो डेली ग्लूकोज बनती रहती है और आपकी एनर्जी में, आपके शरीर में एनर्जी बनती रहती है। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, यानी कि बाहर से आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे जो मिलने वाला ग्लूकोज है, अब शरीर क्या करता है कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, पहले तो उसको यूज करता है, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर्ड ग्लूकोज भी, उसकी जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है, उसका जो कोटा है वो खत्म हो जाता है, फिर फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसलिए जो, जिनको मोटापा अधिक होता है, जो फैट जिनमें ज्यादा होता है, तो उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बोला जाता है, ताकि शरीर ही उसको यूज कर ले एक्स्ट्रा फैट को। तो बॉडी कंटेन्स अप्रोक्स 15% ऑफ फैट। तो लगभग 15% जो है शरीर हमारा फैट से बना है। महिलाओं में थोड़ी सी ये फैट ज्यादा होती है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है, जिसमें फैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो महिलाओं में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, बहुत देर से होता है। जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, तो पहले वो थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, फिर वो सिंपल फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं लास्ट में। तो यानी कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये स्लोएस्ट सोर्स है। इसलिए इसको भारी भोजन में गिना जाता है, इसको फैट को, कि घी या फिर चिकनाई जिसमें ज्यादा होती है, तो वो भारी भोजन में आते हैं, गुरु आहार वो होते हैं। लेकिन स्लोएस्ट है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट है। मोस्ट एफिशिएंट मतलब कि 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खा लो, 1 ग्राम आप प्रोटीन खा लो, और 1 ग्राम आप फैट खा लो, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो 1 ग्राम फैट से आपको मिलती है। तो इसलिए इसको मोस्ट एफिशिएंट सोर्स बोला गया है। इनसोल्युबल इन वाटर है, ये आपने देखा भी होगा। घी ले लो, तेल ले लो, जब उसको पानी में आप डालते हो, तो ऊपर ही तैरता रहता है या फिर नीचे बैठ जाता है, वो उसकी डेंसिटी के हिसाब से। लेकिन उसमें मिक्स नहीं होता है वो, यानी कि इनसोल्युबल है, एक घुलनशील है पानी में। तो अब इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है? तो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक्स से इसको याद रख सकते हैं। इसके ऊपर आपका PYQ बना हुआ है कि कौन से जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और कौन से वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल यहीं पे इसको लिख देते हैं, एक ही जगह आप इसको याद कर लीजिए। तो जो विटामिन बी बच गया और विटामिन सी बच गया, ये वाटर सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई, के, ये आ जाएंगे। लिपिड जो है यूनिट होती है फैट की। जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, तो उसकी यूनिट हमने की थी सैकेराइड। सैकेराइड ग्रुप होता है उसमें, और इसमें लिपिड ग्रुप होता है। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं क्या क्या टाइप्स हैं इसके, और क्या क्या सोर्सेज हैं फैट के।
तो अब इसके मेनली तीन टाइप्स आते हैं। एक तो जो आपके लिए अच्छा हो, और दूसरा जो तली हुई चीजें हैं या फिर फास्ट फूड है, जंक फूड है, उनमें जो फैट प्रेजेंट होती है। तो पहला आता है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि जो आपके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। और ये होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो आपका तापमान है कि आप ना उसमें किसी एक रूम में ना हीटर ऑन करो ना एसी लगाओ, तो जो एक नेचुरल टेम्परेचर उस कमरे का होता है, तो उसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस टेम्परेचर पर ये फैटी एसिड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलते हैं। और ये शरीर में क्या करते हैं कि दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में होता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो अच्छा होगा आपके शरीर के लिए, और एक होगा बैड कोलेस्ट्रॉल जो बुरा होता है, अगर उसके बढ़ जाने से शरीर में क्या आ जाती है, बीमारियां आ जाती है। तो ये क्या काम करता है, रेज करता है गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, यानी कि अच्छा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये बढ़ाता है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स क्या क्या इसमें आते हैं, नट्स हो गए, सीसेम ऑयल जो तिल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, और वेजिटेबल ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये तो पहला आपका अनसैचुरेटेड। इसके बाद आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होगा, सॉलिड होता है ये रूम टेम्परेचर पर, ठोस रहेगा, पिघलता नहीं है। कि जैसे कि मीट अगर खाते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। अगर जैसे दही है, दही आप रख दो तो वो भी क्या होगा, सॉलिड रहेगी, एक तरह से सेमी सॉलिड होती है। पनीर हो गया, पनीर ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर आप इंक्रीज करो तो वो बहने लग जाता है, तो वो भी सॉलिड ही रहता है। ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड में। और ये क्या काम करते हैं, रेज करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में उसके लेवल को ये बढ़ा देते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोकोनट ऑयल, और पिज्जा। तो ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद लास्ट आता है आपका ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैट। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मेनली जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड है, जो भी किसी भी कंपनी से प्रोसेस होके आते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और ये भी बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे केक, प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट्स, और जो फ्रोजन फूड आजकल आने लगे हैं वो। तो ये तीन टाइप्स होते हैं आपके फैट के। अब इसके एक और तरीके से हैं कि ये तो हैं आपके टाइप्स ऑफ फैट, कि नेचर क्या है उस फैट का, लिक्विड है, सॉलिड है, किस टाइप से वो शरीर में काम करती है, किसके लेवल को बढ़ाती है। तो इसके हिसाब से ये तीन टाइप्स हैं। अब एक और टाइप आता है आपका जो नंबर ऑफ फैटी एसिड्स के, यानी कि रासायनिक जो संरचना है उसके आधार पर ये होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। ठीक है, बस जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये पॉइंट। इसमें आपने देख लिया कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इसकी वो होती है फैटी एसिड। तो अगर किसी फैट में एक ही फैटी एसिड प्रेजेंट है, एक फैटी एसिड, तो एक ही फैटी एसिड है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। और अगर किसी में दो फैटी एसिड प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और अगर किसी में तीन फैटी एसिड प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर किसी ने लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखी है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड ही आपका एक मार्कर होता है लिपिड्स का। ठीक है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको हम बोलते हैं LDL और VLDL, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं आपके। टोटल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आता है कि गुड और बैड दोनों को मिला के, वो 200 से कम आपके शरीर में पर 100 ml रहना चाहिए, 200 मिलीग्राम। अब इसमें HDL जो है वो 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर पर 100 ml भी बोल सकते हैं इसको। LDL ये 130 मिलीग्राम पर DL से कम रहना चाहिए, इससे ऊपर इसका जो स्तर है, इसका जो लेवल है वो नहीं जाना चाहिए। तो ये थे आपके इसके टाइप्स। अब है टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ फैट। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्या क्या हो जाएंगे, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं वैसे। वही सारी चीजें, नट्स हैं, सिसेम ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल और मक्खन। मक्खन में दोनों टाइप की होती है, सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोकोनट ऑयल, पिज्जा, एनिमल फैट, चर्बी और मक्खन। ट्रांस फैटी एसिड में ये सारे करके आए हैं, केक, प्रोसेस्ड मीट, बिस्किट्स और फ्रोजन फूड। तो ये थे इसके सोर्सेज। अब आगे आता है फूड एंड परसेंटेज ऑफ फैट, कि कोई भी आहार आप ले लें रैंडमली और उसमें कितने प्रतिशत जो है वो फैट प्रेजेंट है, इसकी ये टेबल आपको दी हुई है। कि अगर बात करें हम वनस्पति तेल की, या फिर घी की, या फिर जो फ्रेश हम घी निकालते हैं उसकी, मक्खन, ठीक है, मक्खन नहीं, जो फ्रेश आप घी निकालते हैं, तो 100% उसमें फैट प्रेजेंट होती है। अगर मक्खन की बात करें तो उसमें 80% जो है फैट प्रेजेंट रहती है। मांस में 70%, सूखे मेवे में 50%, पनीर में 40%, मूंगफली 35%, मछली 30%, सोयाबीन 20%, दूध में या फिर मुर्गी, इसमें 10% जो है फैट प्रेजेंट रहती है। अब इसमें से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें से आपको पूछ लेगा कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट ये कौन से फूड में प्रेजेंट। तो वनस्पति घी में प्रेजेंट है, वनस्पति तेल में है, या फिर ताजा घी में प्रेजेंट है, 100% फैट उसमें होती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वाला है और जो मिनिमम वाला है, ये दो पॉइंट तो आपको इसमें याद रखने ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम किसमें प्रेजेंट है और मिनिमम किसमें प्रेजेंट। अब आता है कि अगर कोई खाना आप 100 ग्राम खा लेते हैं, तो उस 100 ग्राम खाने से आपको कितने ग्राम फैट आपको मिलती है। तो ये एक लिस्ट है, ये एज इट इज आपको लिस्ट जो है याद रखनी है। और जो मेन है सबसे इसमें, जो पहले नंबर पे लिखा है, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। कि जैसे तिलहन की अगर बात करें, हम नट्स की बात करें, तो अखरोट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अगर 100 ग्राम अखरोट आप खाते हैं तो आपको 64.5 ग्राम फैट मिल जाती है। अब उसके बाद बात करें नारियल की, तो 62.3। और अगर बादाम की बात करें तो 58.9। पिस्ता की बात करें तो 53.5। काजू की बात करें तो 46.9। फिर उससे कम आ जाता है आपका तिल, और तिल में होती है 43.3। मूंगफली में 40.1। और लास्ट में आता है सरसों, जिसमें 39.7। अगर 100 ग्राम आप सरसों कंज्यूम करते हैं तो आपको 39.7 ग्राम उससे फैट मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको जरूरी नहीं है याद करनी, ये बस इसलिए लिखा है ताकि आप इसमें डिफरेंस पता कर पाओ कि जो पहले लिखा है और बाद वाला लिखा है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद कर लें कि पहले अखरोट है, फिर नारियल, बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे हो गए यहाँ आपके नट्स। इसके बाद आता है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स। पहले आता है भैंस का दूध, कि भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट जो है प्रेजेंट होती है। अगर 100 ग्राम है, 100 मिलीलीटर आप दूध पी लेते हैं भैंस का, तो 8.1 ग्राम आपको फैट मिल जाती है। फिर बकरी का 4.5, गाय का 4.1। अगर ह्यूमन मिल्क है तो उसमें भी फैट प्रेजेंट है 3.4 ग्राम्स। और अगर बिल्कुल ही उससे फैट निकाल दी गई है किसी दूध से, तो फिर भी उसमें 0.1% आप मान सकते हो कि फैट अभी भी प्रेजेंट।
तो ये तो हो गई आपकी दूध। अब आती हैं दालें। तो दालों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है फैट सोयाबीन में। जब प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन भी सबसे ज्यादा सोयाबीन में ही होता है। तो 19.5 ग्राम्स आपको मिल जाती है 100 ग्राम खाने पे। चने की दाल में 5.6, अरहर में 1.7, उड़द में 1.4, राजमा 1.3, मूंग 1.2, सूखा मटर 1.1 और मसूर में 0.7। ये हो गई आपकी दालें। तो पहले नंबर पे जो लिखा है ये आपको मस्ट है याद करना, कि सबसे ज्यादा जो है फैट किस में प्रेजेंट। तो ये थी आपकी सिक्वेंस इसकी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें आता है कि डेली डोज क्या रिक्वायर्ड है इसकी, कि जो भी आप दिन प्रतिदिन के कार्य करते हैं तो उसमें आपको डेली कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है फैट की। तो अगर बच्चे हैं, शिशु अवस्था है, इन्फेंट में, तो लगभग 30% वो ऊर्जा फैट से लेते हैं और वो लगभग 22 ग्राम उनकी बन जाती है। अगर युवा अवस्था की बात करें यानी कि अडल्ट की हम बात करें, तो ये लगभग उतनी फैट की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चों के अंग प्रत्यंग क्या हैं, विकसित होते हैं, तो उनको फैट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अडल्ट्स को फैट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर, तो ये तो हो गई आप परसेंटेज में। अब कोई भी मेल या फीमेल अगर बैठ कर कोई काम कर रहा है तो उसको 20 ग्राम प्रतिदिन फैट की जरूरत पड़ती है। गर्भावस्था में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है कि जो भी गर्भ है, फिटस है, तो उसमें अंग प्रत्यंग जो है वो बनने लग जाते हैं। तो यानी कि फैट की रिक्वायरमेंट वहां पे इंक्रीज हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लगभग सेकंड ट्राइमेस्टर में या फिर आप बोल दो कि फोर्थ महीने से उसको 30 ग्राम डेली फैट चाहिए। अगर स्तनपान करने वाली महिला है तो उसको 45 ग्राम, क्योंकि उसको अपने शरीर के लिए भी चाहिए और दूध का निर्माण भी करना है, और उस दूध में भी फैट जाएगी जो बच्चे के विकास में जो सहायक होगी। तो ये थे इसके डोजेज की डेली आपको कितनी रिक्वायरमेंट है फैट की। फिर इसके बाद आता है कि काम क्या क्या है फैट के, क्या क्या काम करती है। तो दो तीन तो हम करके आए हैं कि एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है ये, ऊर्जा उत्पत्ति में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तीसरा, अगर त्वचा के रूखेपन को दूर करती है, क्योंकि स्निग्धता शरीर में चिकनाई लेके आती है, स्निग्धता उत्पन्न करती है, या फिर चिकनाई भी बोलते हैं उसको। ठीक है। प्रोटीन की बचत करती है, क्योंकि जब आप डेली कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो प्रोटीन के डाइजेशन को ये रोकती है कि एनर्जी जो है फैट के टूटने से ही शरीर को मिल जाती है। जब फैट भी कंज्यूम हो जाती है कि सारी की सारी, कोई कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहा, खाना खाया ही नहीं किसी ने, ठीक है, लंबे उपवास पे चला गया, तो पहले उसका जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, कि मान लिया उपवास ऐसे काम करता है कि आपने इनटेक तो बंद कर दिया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो जो स्टोर्ड आपकी ग्लूकोज है सबसे पहले वो यूज होती है, फिर उसके बाद फैट जो डिपॉजिट है वो यूज होना स्टार्ट करती है। जब फैट भी सारी खत्म हो जाती है शरीर से, फिर प्रोटीन टूटना शुरू करता है और एनर्जी शरीर में प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन की बचत करता है। कोमल अंगों की रक्षा करेगा, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनकी जो लेयर है वो लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स की दो लेयर होती है उसमें, तो इसलिए कोमल अंगों की ये रक्षा करती है। डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को ये थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। स्किन के नीचे एक इसकी एक लेयर बन जाती है जो आउटर स्किन है, और जो कि इंसुलेशन का काम करती है, कि अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और बाहर के टेम्परेचर को अंदर वाली जो सेल्स हैं उनको प्रभावित नहीं करने देती। भोजन को ये स्वादिष्ट बनाती है। एनर्जी स्टोरेज का काम करती है ये, कि खुद के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखती है
और फास्टिंग कंडीशन में वो एनर्जी हमारी यूज हो जाती है। तो ये थे इसके कार्य। अब है वसा की अगर कमी हो जाए, यानी कि फैट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो उससे क्या क्या रोग हो जाएंगे। तो जो जो इसके कार्य थे, जो जो भी ये काम कर रही थी फैट, तो वो सारे काम ही क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करती है, प्रोटेक्शन देती है अंदर वाले अंगों को, तो वो सारे काम इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि पाचन सही रूप से उसका नहीं होगा, थकावट रहेगी क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है, कमजोरी उसको फील होती है। ठीक है। अब त्वचा को ये चिकना रखती है, यानी कि उसको चिकनाई प्रदान करती है, तो यानी कि त्वचा जो है वो रूखी हो जाएगी, सूख जाएगी, बाल सूखे सूखे से हो जाएंगे, और हो सकता है स्किन का इन्फेक्शन भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो बाहर बैक्टीरिया वायरस स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, उनको ये फैट सेल्स क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब फैट ही कम है शरीर में, तो वो बैक्टीरिया वायरस अपना इन्फेक्शन कर देते हैं। सर्दी और गर्मी उसको अब ज्यादा लगेगी, क्योंकि त्वचा के नीचे जो एक फैट की लेयर बनती है, अब वो लेयर ही नहीं है। डर्मेटाइटिस, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ डर्मिस। इनर लेयर होती है स्किन की, जिसको हम डर्मिस बोलते हैं, और उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। टोड स्किन, यानी कि रूखी त्वचा हो जाएगी, और थोड़ी सी कठोर हो जाएगी, जैसे कि मेंढक के ऊपर वाली स्किन होती है, ऐसे ही हार्ड, कठोर स्किन इसमें हो जाती है, जिसको फैट की कमी हो जाती है। तो ये थे डेफिशिएंसी से होने वाले रोग। अब इसके बाद आता है आपका, ये हम पढ़ चुके हैं कि त्वचा और केश जो है रुक्ष हो जाएंगे। कि अगर एक्सेस हो जाए फैट की, ज्यादा फैट आप शरीर में ले लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि जगह जगह जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको हम कोलेस्ट्रोल बोलते हैं। ठीक है। और जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में ज्यादा जमा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में, तो अल्टीमेटली उसका बीपी जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हाई बीपी। और जिसमें फैट ज्यादा बन जाती है, तो मोटापा उसका आ जाता है। तो यानी कि पहली जो डिजीज है इसमें वो है ओबेसिटी, दूसरी है हाई बीपी, तीसरी है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? ये वही होता है जो मैंने अभी बताया, कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन, जो उसका पाचन है वो सम्यक प्रकार से नहीं होगा। तो ये थे आपके इसकी एक्सेस से डिजीज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट। तो ये आपका फैट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।